आप क्या बनाओगे, जैसे मैंने भी आपको पेज बताया था, सिर्फ आपको इस पेज पे क्या करना है, हेडिंग लिखनी है, इंट्रोडक्शन डालना है और उसके इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स, और पॉइंटर्स आप खुद क्रिएट करोगे। आपको कितने पॉइंट क्रिएट करने हैं, ओनली 2 और 3, दैट्स इट। 10 पॉइंट है, और ये भी हम एक्सप्लेन तब करेंगे जब हमारे पास ज्यादा मार्क्स के आएंगे, अदरवाइज हम सारे के सारे पॉइंट्स मेंशन करेंगे। तीसरी चीज, टाइप्स ऑफ मूवमेंट हमने देखे थे। टाइप्स ऑफ मूवमेंट के भी मैंने आपको बता दिए थे, 4 तरीके के टाइप होते हैं। एक में हम मूवमेंट कम कर रहे हैं, एक में हम ज्यादा कर रहे हैं, एक में हमने मूवमेंट का सेंटर पार्ट मान लिया है, एक में हमने सेंटर पार्ट नहीं माना है, दैट्स इट। ठीक है, चलिए ये मैंने आपको यहाँ बता दिया है, पर वो जैसे आप लिखोगे उससे ज्यादा बेस्ट मूवमेंट क्या है कि आप ना, आपके पास बुक है तो आप ये टेबल उसकी जगह ये उतार लो, इससे आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी। जैसे फ्लेक्शन क्या है, दोबारा इस टेबल से रिवाइज हो जाएगा, हम ये देखते हैं। ठीक है, फ्लेक्शन क्या है, दिस मूवमेंट टेक प्लेस इन स्केलेटल प्लेन अराउंड फ्रंटल एक्सिस, ये फ्रंटल एक्सिस पे देखने को मिलता है। एंगल डिक्रीज, सभी एंगल क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। डिक्रीज एट अ जॉइंट, सभी जॉइंट्स पर, ज्वाइनिंग 2 बॉडी पार्ट्स, जहां पर वो 2 बॉडी पार्ट्स को देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अपवर्ड मूवमेंट ऑफ रिस्ट, कितना भी आप ऊपर कर लो रिस्ट का मूवमेंट ये, एंड डिक्रीजिंग द एंगल एट रिस्ट जॉइंट। आप क्या देखोगे, आपने अगर ये ऐसे ऊपर की तरफ भी करा है, अगर आप ये पीछे भी कर रहे हो तो यहाँ पर एंगल आपको कम देखने को मिलेंगे, बस ये है। ठीक है, एक्सटेंशन, जब आपके एंगल्स क्या हो बेटा, ज्यादा हो। ठीक है, यहाँ इन्होंने एल्बो वाला जो मैंने एग्जांपल दिया था। एबडक्शन के अंदर भी हम यही देखेंगे, दिस मूवमेंट टेक प्लेस इन फ्रंटल अराउंड द अराउंड इट्स सैगिटल एक्सिस, ये हमारा क्या होगा, एबडक्शन, जहां हम इमेजिनरी लाइन मान लेते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वाली भाषा ना याद रहे, वैसे तो कोशिश करना कि आप ये वाली भाषा याद रख सको, और अगर ना याद रहे तो आप बॉक्सेस के 2 बॉक्सेस याद अच्छे से याद रखने ही हैं। ठीक है, एंगल इंक्रीज एट अ जॉइंट, जहां पर एंगल इंक्रीज होते हैं ज्वाइनिंग 2 बॉडी पार्ट्स, 2 बॉडी पार्ट्स के बीच में। डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ रिस्ट, यहाँ पर डाउनवर्ड आ जाएगा, यहाँ पर आज क्या आ जाएगा, अपवर्ड। एक चीज ध्यान रखो, जब हम हमारी रिस्ट को ऊपर की तरफ करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, फ्लेक्शन हो जाएगा। जब हम हमारी रिस्ट को नीचे की तरफ लाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन हो जाएगा, बस इतना याद रखना। ठीक है, अब हम एडक्शन देखते हैं। द पार्ट ऑफ बॉडी मूव अवे फ्रॉम द इमेजिनरी सेंटर लाइन, हमारी बॉडी किसी भी मूवमेंट को कर रही है, हमने अपने अकॉर्डिंग उसके अंदर से एक सेंटर लाइन मान ली। अगर मान लो मैं टेढ़ा बेंड हो रही हूँ तो मैंने अपनी बॉडी का बीच मतलब कमर वाला जोन को सेंटर लाइन मान लिया, समझ रहे हो, बस यही है। देखो उन्होंने क्या बोला एग्जाम्पल में, मूविंग लेग्स और आर्म फ्रॉम द इमेजिनरी लाइन, हम अगर मैं अपनी आर्म्स और लेग्स को ऐसे रोल ऑन कर रही हूँ तो मैंने अपने बॉडी का सेंटर पॉइंट क्या मान लिया, ये मान लिया, दैट्स इट, इतना है। ठीक है, समझे। अब हम देखते हैं एबडक्शन। एबडक्शन के अंदर क्या होता है, द पार्ट बॉडी मूव्स टूवर्ड्स द इमेजिनरी लाइन, ये इमेजिनरी लाइन की तरफ चलता है। इसके अंदर मैंने भी आपको कौन सा एग्जाम्पल बताया था, फिंगर वाला, अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, कोई नया एग्जाम्पल समझ में आए। ये मेरे से बहुत गंदा हाथ बन गया है, ठीक है, अब ये मिट भी नहीं रहा है, चलो जो भी है, आप अपने हिसाब से अपने वहां पे हाथ बना लेना, क्योंकि मेरे पास तो सिस्टम है, बहुत ही बेकार हाथ बना है जो भी है। तो यहाँ पर क्या है कि आपकी 5 फिंगर्स को आपने क्या कर रखा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। जैसे आप इसे सिकोड़ लोगे, कॉन्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, आपका एडक्शन बन जाएगा, दैट्स इट। ये इतना समझ में आया इन चारों के बीच में। चलो अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स। हम न्यूटन्स के लॉ पढ़ेंगे, मोशन वाला, ठीक है, और हम उसका स्पोर्ट्स में एप्लीकेशन भी पढ़ने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से पूछा जाता है, ठीक है। 3 तरीके के लॉ है जो मैंने आपको पहले बताया था, अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया स्टेट दैट, ये क्या कहता है हमें ये बता रहे हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो आप पूरा ही हाईलाइट करो, ये आता है, ऐसे ही पूछा जाता है, और आपको एग्जैक्टली लॉ ही पता होना चाहिए, ठीक है। आपको एग्जैक्टली लॉ ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पता होना चाहिए, अपनी बुक में भी मार्क कर लो चाहे, ठीक है। मैं भी समझाती हूँ ये क्या है। अच्छा, आपको ना एक चीज याद होगी, हमने बचपन में से, बचपन तो नहीं है खैर, हमने कुछ
4-5 साल पहले ये एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एक एक्टिविटी करी थी हमने बुक के अंदर, अपना हमारी साइंस की बुक्स के अंदर, कि ना एक बच्चा डब्बे को आगे खींच रहा है, ठीक है, और वहां से डब्बा आगे खिसक रहा है। जब 2 बच्चे मिलके, है ना, जब आपने ये देखा था कि जब 2 बच्चे मिलते हैं, एक बच्चा मिलता है और डब्बे को आगे पुश करता है तो डब्बा आगे जाता है ना। अब अगर यहीं पर फोर्स दोनों तरफ से लगे, अगर यहां से भी वो बच्चा फोर्स लगा रहा है और यहां से भी बच्चा फोर्स लगा रहा है, तो क्या वो डब्बा आगे खिसकता है? तो फ्रिक्शन बनती है। हाँ, नहीं, समझे? फ्रिक्शन बनती है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे यही देखेंगे। आप बॉडी एट रेस्ट, वो कोई भी बॉडी जो रेस्ट पर है, मतलब उसमें कोई मूवमेंट नहीं है, रिमेन एट द रेस्ट, विल रिमेन एट द रेस्ट, एंड अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन द मोशन। कोई भी चीज अगर रेस्ट में है, कोई भी चीज अगर रुकी हुई है, तो वो रेस्ट में ही रहेगी। अगर कोई भी बॉडी ऑफ ऑब्जेक्ट मोशन में है, चल रहा है, तो वो मोशन में ही रहेगा। एट द सेम स्पीड, सेम स्पीड पर सेम डायरेक्शन में, सेम स्पीड पर सेम डायरेक्शन में, अनलेस एक्टेड बाय ऑन एक्सटर्नल फोर्स, जब तक उस पर कोई बाहर का फोर्स नहीं लगा रहा है तब तक वो सेम ही रहेगा। मैंने यहाँ पर आपको ये वाली एक्टिविटी क्यों बताई, आप इसमें हम क्या देखते हैं कि मान लो मेरे पास में ये, मान लो मेरे पास ये फोन है, ठीक है, दिख रहा है, तो एक क्यूब देना, छीन थोड़ी लूं, देखो, आई डोंट नो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मेरा हाथ है, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में, ये तब तक नहीं हिलेगा जब तक मैं डायरेक्शन में इसको किसी भी नहीं लगाऊंगी। और अगर ये मोशन में, अगर मैं यहाँ से, ये अगर मैं यहाँ से मोशन दे रही हूँ, अगर मैं इसे सीधे 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 आगे खिसका रही हूँ, तो ये क्या है, मोशन में है, तो ये ऐसे ही सेम ही मोशन में जाएगा, सीधे भी, समझ आया? तो ये किस मोशन में जाएगा, सीधे मोशन में ही जाएगा। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन द सेम डायरेक्शन, अनलेस, अगर कोई व्यक्ति इसको इधर से आते आते को इधर से डायरेक्शनली फोर्स ना करे तब तक। तो यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया में क्या बताता है, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज हमारी तब तक सेम पोजीशन में रहती है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, और अगर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो वो सेम डायरेक्शन या फिर सेम पोजीशन में जाएगी या मूव करेगी, और वो तब तक सेम में करेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। कॉमन है, समझ आया? लॉ ऑफ इनर्शिया ले ओए, कैच कर इसे। चलो अब हम सेकंड लॉ पढ़ते हैं। अच्छा, लॉ ऑफ इनर्शिया हर किसी के इन्होंने वो बता रखे हैं, एप्लीकेशन क्या है स्पोर्ट्स में लॉ ऑफ इनर्शिया का, वो देखते हैं। An athlete on start blocking will tend to retain static position until he or she apply muscular force to overcome that state। हाँ, ये तो होता ही है। मान लीजिए वो बोल रहा है कि जब हम रेस स्टार्ट करते हैं, है ना, ऐसे हमारे पास लाइंस बनी होती हैं रेस में, है ना, या कोई भी गेम खेलते हैं, यहाँ पर सारे नंबर्स होते हैं, यहाँ पर सारे, मतलब यहाँ पर वो सारे के सारे एथलीट खड़े होते हैं, ये डॉट डॉट्स मान लेते हैं कि हम ये सारे क्या है, एथलीट हैं। ये तब तक रेस्ट पोजीशन में रहेंगे जब तक वहां से सीटी नहीं बजेगी या मतलब स्टार्टिंग के लिए नहीं बोला जाएगा, तब तक ये अपनी बॉडी को रेस्ट में रहेंगे, अनटिल अनलेस, जब तक ये अपनी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं मार रहे, एक्सटर्नल प्रेशर नहीं मार रहे, तब तक नहीं भागेंगे। ये पहला रीजन है, ये पहला इन्होंने एग्जाम्पल दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया, आ साइक्लिस्ट मूव एट कांस्टेंट पेस टिल अप्लाइंग ब्रेक्स। हाँ भाई, एक साइक्लिस्ट जो है वो मूवमेंट करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, मतलब वो एक ही मोशन में जा रहा है, पैडलिंग फोर्स नहीं, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहा, तटल 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 फोर्स नहीं लगा रहा, तब तक डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। ये दूसरा है, ठीक है। अ सॉकर बॉल रिमेन्स एट रेस्ट, ये सबसे बढ़िया फेवरेट होता है सीबीएसई वालों का, कि एक सॉकर बॉल जो है वो रेस्ट पर रहेगी अनटिल अनलेस उसके ऊपर कोई किक नहीं मार रहा, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तब तक वो क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। उसे हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या कहते हैं, हाँ, इनर्शिया, ठीक है। ये राजी इन्होंने गेम खेलते हुए एक व्यक्ति को दिखा भी रखा है। फर्स्ट लॉ समझ में आ गया, ठीक है। अब हम सेकंड लॉ करते हैं। सेकंड लॉ क्या कहता है, ये न्यूटन भाई साहब फिर दोबारा एक और लॉ लेके आए, ऐसे करके ये 3 लॉ लेके आए थे।
ठीक है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो ये आपने अपने जीवन में भी आजमाई होगी बात। लॉ ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा कहाँ काम करता है? हमारे लड़ाई झगड़ों में, कलेश के अंदर। हम तब तक रेस्ट मोड में रहते हैं जब तक हमें कोई पिन या टोन नहीं मारता। जैसे ही हमें पिन या कोई टोन मार देता है हम चालू हो जाते हैं भजन सुनाने, तो ऐसे समझ लो। ठीक है, अब हम देखते हैं लॉ ऑफ एसेलरेशन। लॉ ऑफ एसेलरेशन क्या कहता है, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ये आपसे पूछा जाएगा और आपको बताना है। ठीक है, ये भाई साहब क्या कह रहे हैं अब इसके बारे में, चलिए। आ चेंज इन एसेलरेशन, कोई भी मोशन में अगर चेंज होता है, टर्बो पे नहीं है, ठीक है, कोई भी मोशन में चेंज होता है ऑफ ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रपोर्शन टू द फोर्स, वो उसी प्रपोर्शन से डायरेक्ट करेगा जितनी फोर्स में उसमें बताया गया, एंड इनवर्सली पोर्शन टू द मास, और इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होगा किसके? मास के। ये यहाँ पर हमसे क्या कहना चाह रहे हैं कि एक एग्जांपल के तौर पर देखिए कि हम जितना फोर्स लगा रहे हैं ना, जितनी तेजी से फोर्स लगा रहे हैं, ऑब्जेक्ट भी उतनी ही तेजी से उस पे फोर्स अप्लाई ऑन शॉर्ट पुट कहाँ इस्तेमाल होता है? शॉर्ट पुट पे, जहां हम डिस्कस करते हैं द मोर स्पीड, जहां पे हमें ज्यादा स्पीड चाहिए। ठीक है, और एक एग्जांपल देते हैं, थ्रोइंग अ बॉल इन क्रिकेट, जैसे हम बॉल को थ्रो करते हैं क्रिकेट में, रिक्वायर अ फोर्स, उसके लिए हमें क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। द फास्टेस्ट आर्म स्विंग, तो जो हमारी, देखो बॉल को जब भी थ्रो करते हैं क्रिकेट के मैचेस में देखा होगा, तो बॉल को घुमाया जाता है ना, घुमाते हैं ना बॉल को, क्यों घुमाते हैं? ताकि वो एक मूवमेंट में है और जितनी तेजी से हमारा आर्म मूव कर रहा है उतनी स्पीड में हम बॉल को फेंकते हैं। तो ये क्या है? द ग्रेटर स्पीड ऑफ द बॉल। तो इसका मतलब हमें क्या समझ में है? जितनी तेजी से हम फोर्स अप्लाई करेंगे उतनी ही तेजी से वो फोर्स उस मास के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जिस पे हम अप्लाई कर रहे हैं वो आगे उसको प्रेशराइज करता है। समझे? ठीक है, एक और एग्जांपल उन्होंने दिया है, अ वेट लिफ्टर अप्लाई फोर्स टू द लिफ्ट ऑफ वेट। एक वेट लिफ्टर अपना पूरा फोर्स लगा करके बहुत फोर्स से एक लिफ्ट करता है वेट को। ठीक है, द मोर फोर्स अप्लाइड, उसे उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा जितना उसे उस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना है। ठीक है, अब मैं मान के चलो ये मेरे लिए एक ऑब्जेक्ट है। सेकंड जो था हमारा लोन, 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 जो था हमारा लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, वो हमें ये बताता है कि हमें कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी किसी भी तरीके का ऑब्जेक्ट अगर हमें पुल या पुश कर रहा है, उसकी मूवमेंट को चेंज करना है, तो हमें उतना ही फोर्स उस पे लगाना पड़ेगा। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए अब हम थर्ड लॉ पढ़ते हैं। ठीक है, थर्ड लॉ मेरा तो बड़ा फेवरेट लॉ है, आई थिंक सबका होना चाहिए या होता है वो मुझे नहीं पता। मुझे न्यूटन का थर्ड लॉ बढ़िया लगता है। ये हम हमारी पर्सनल जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। करते तो दो, अगर नहीं करते तो 2-4 लाइनें चेप दिया करो लोगों पे जो बकवास करें तुमसे। क्या? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन का इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है ना। जब हमारे कलेश चल रहे होते हैं तब हम यही करते हैं, या तो इक्वल रिएक्शन मिलता है, नहीं तो ऑपोजिट रिएक्शन मिल जाता है। यही है इस लॉ का। ठीक है, अब ये कहा, पानी को पीछे फेंक, पानी को पीछे फेंक, पानी को पीछे फेंकता है, पीछे फेंकता है, पीछे फेंकता है, पीछे फेंकता है, पीछे फेंकता है। ठीक है, पीछे फेंकता है ताकि वो आगे बढ़ सके सेम फोर्स के साथ। तो वही सेम चीज बता रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यहाँ पे क्या आ रहा है? ऑपोजिट रिएक्शन हमें देखने को मिल रहा है। वो क्या कर रहा है? पानी अगर आगे से आ रहा है तो वो पानी को पीछे फेंकता है, ऑपोजिट करता है ना, ताकि पानी से वो आगे जा सके। ऐसे ही शूटिंग गन, शूटिंग गन बहुत इजी एग्जांपल है इसका, बहुत सस्ता और टिकाऊ एग्जांपल है इसका। कैसे? जब भी हम गन से शूट करते हैं तो गन के अंदर हम जितना फोर्स लगाते हैं ना, वो गन हमें झटका मारती है। गोली आगे जरूर निकलती है, गोली जो है वो आगे जरूर जाएगी, पर जब हम शूट करते हैं तो हमारा हाथ हल्का सा पीछे होता है।
ठीक है, तो ये क्या है, इक्वल एंड ओपोजिट रिएक्शन। एथलीट, जब भी एथलीट भागता है, एथलीट आर एबल टू रन बिकॉज ऑफ प्रेशर एक्सर्ट बाय द फुट, क्योंकि हमारे पैरों पे हम भागने का प्रेशर उतनी तेजी से लगाते हैं। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? हम अभी तक हमने 3 लॉ पढ़े, अब आप इसको कैसे बनाओगे? ऐसे एक पन्ना लोगे, एक पेज लेंगे हम, ठीक है, 3 तरीके के लॉ हैं हमारे पास, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। यहां पर हम बनाएंगे इसकी डिफाइन, तो जो भी आपके पास लॉ है, पहला, दूसरा, तीसरा, उन सब की डिफाइन पहले लिखोगे और फिर यहां लिखोगे आप एप्लीकेशन, मतलब यहां पे क्या आएगा आपका डिफाइन, ठीक है, और यहाँ क्या लिखना है, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में 3-3 पॉइंट दे रखे हैं, तो यहाँ पर उन सब के 3-3 पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है। मैं बताती जा रही हूँ कैसे बनाना है, समझ आया इतना? चलिए अब हम बढ़ते हैं फ्रिक्शनल एंड स्पोर्ट्स। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन द फोर्स, हाँ बंद कर दो, द फ्रिक्शन the force sitting along two surface in contact which oppose the motion of one body another is called the force of friction। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, हमें ये देखना है। फ्रिक्शन क्या होता है पहले तो ये समझो। फ्रिक्शन का मतलब होता है एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे समझ सकते हैं हम, रगड़ता है, ठीक है, ऐसे स्लिप होता है या ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है, इस तरीके से, ठीक है। तो हम यहाँ क्या देखते हैं, एक बॉडी दूसरी बॉडी के साथ क्या हो रही है, फ्रिक्ट हो रही है। समझ आया? ठीक है। फ्रिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्पोर्ट्स, बहुत ज्यादा जरूरी है स्पोर्ट्स के अंदर। द लार्जर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, सबसे ज्यादा एरिया हम यही ज्यादा हमें देखने को मिलता है हमारे फ्रिक्शन के ऊपर। व्हेन द बोथ सरफेस आर स्मूथ, तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं तुम्हें देखो उसका क्या बताती हूँ। हम जूते पहनते हैं, है ना, जूते पहनते हैं। क्या तुमने जूते, या जब हम साइकिल चलाते हैं, या जब हम कोई भी गाड़ी चलाते हैं, कोई भी XYZ थिंग, तो उसमें हमने क्या देखे हैं, टायर्स या जूतों के बीच में, चप्पलों के बीच में ना हमने लाइंस देखी हैं नीचे। क्यों देखी है? ताकि वो जमीन की ग्रिप से अपनी वाली ग्रिप को बना करके आगे बढ़ पाए, ठीक है। अगर ये लाइंस जूतों पे, सर्कल पे या व्हील पे ना हो तो क्या होगा, हम फिसलते चले जाएंगे। ये हमने कैसे, मैं आपको 2 एग्जांपल बताती हूँ। शूज का एग्जांपल फ्रिक्शन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर क्या है, फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है, और उसके ऊपर हम क्या है, लाइंस है, जिस वजह से क्या हो रहा है, फ्रिक्शन के अंदर हम चल पा रहे हैं। अगर अब आपसे ना MCQs में या असर्शन रीजन में